नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा पर। अगर आप लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। इसलिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनका इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस पैटर्न पर बेस्ड होते हैं और पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा होता है, किस लेवल का पेपर आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेपर को कैसे टैकल करना है। कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहा है तो आप उसको कैसे टैकल करके आंसर सही कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करके सोल्व करना है और एग्ज़ाम टाइम पर कैसे स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम पेपर को। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है जो आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट बनाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। तो वेलकम टू लाइब्रेरी अड्डा, लेट्स लर्न, प्रैक्टिस एंड सक्सीड टुगेदर। तो देखिए, चलिए हम करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो पुराना पेपर आया हुआ है 2022 में, वो वाला। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक साइड इंग्लिश आएगा, एक साइड हिंदी आएगा। पेपर का ही स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, क्वेश्चंस का ही, और वही इसके अंदर ऐड किया है। तो देखिए, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, दूसरा है सब्जेक्ट डिवाइस, तीसरा है सिस्टम्स एंड स्पेशल्स, और चौथा है न्यूमोनिक्स डिवाइस। और दूसरी लिस्ट में दे रखा है ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में नेत्र रोग का उपचार। दूसरा, यूज ऑफ वन फॉर यूनिटी गॉड वर्ल्ड, एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चरल कंट्रीज, कृषि देश। चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया। देखिए, अब ये डिवाइसेस किस में से हैं। देखो, ये सारी डिवाइसेस हमें दे रखी हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में। तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ आना चाहिए कि कॉलन क्लासिफिकेशन का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइसेस दी हैं हमारे को। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस भी होती है, एक सुपर इम्पोजिशन डिवाइस होती है, न्यूमोनिक्स डिवाइस होती है, सब्जेक्ट डिवाइस होती है। ऐसे कई सारी डिवाइसेस दे रखी हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले सुपर इम्पोजिशन डिवाइस की। अगर किसी कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसको तो आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन कोई हिंदी मीडियम से है तो अब हिंदी में भी इसको नाम सुपर इम्पोजिशन डिवाइस ही लिख के दिया है। यहाँ पे देखिएगा आप दोस्तों, यहाँ पे। तो अब क्या करेगा बंदा, तो देखो मैं इसका मतलब बताता हूँ। सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कि जैसे कि दो सर्कल है यहाँ पे, ये और ये दो समान रूप से सर्कल हैं। अब दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर से ढक लें, दोनों का दर्जा बराबर हो, तो वो सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे को, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा है, जैसे कि बच्चों के नेत्र का उपयोग, ये तो नहीं है। एकता ईश्वर विश्व, ये भी नहीं है। कृषि देश भी नहीं है। ये है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि एक तो ब्रिटिश एक कंट्री है, देश है, दूसरा देश कौन सा है, इंडिया है। अब ये दोनों बराबर का दर्जा रखते हैं अपना एक हिसाब से, एक एक डिजिट को, एक कंट्री को एक रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिटिश और इंडिया अलग अलग हैं, वो दोनों को एक एक क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। तो ए का ऑप्शन क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। तो ए का मतलब चौथा, कौन सा है, ए का फोर्थ। ठीक है, ऐसे इसको इधर से ना लेके हम यहाँ से करते हैं ए फोर्थ। ठीक है, अब ए फोर्थ कौन से में है, तो देखो डी कट हो गया और सी कट हो गया हमारा। अब दूसरा है बी का 3 दे ही रखा है हमें, बी का 3 कौन सा है, कृषि देश। अब देखो, अब अगला है सी, सिस्टम्स एंड स्पेशल, और चौथा है न्यूमोनिक्स डिवाइस। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है एड टू मेमोरी, मतलब कुछ याद करने के लिए या किसी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं, उस विधि को बोलते हैं न्यूमोनिक्स। कोई वर्ड मीनिंग्स याद कराते हैं तो उसको भी किसी चीज़ से जोड़ के कराते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं, निमोनिक्स ट्रिक बोलते हैं इसको। तो जैसे कि अब इसमें क्या है, चाहे भगवान हो, विश्व हो,
या फिर एकता हो। इसके लिए एक का उपयोग किया गया तो एक न्यूमोनिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये इसमें आ गया। तो डी में दूसरा कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम सिस्टम्स एंड स्पेशल्स को, इनको भी आगे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, ये पहले एनालिसिस करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो हम उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिस्टम्स और स्पेशल्स क्या होंगे। और हमारे चैनल पे कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ठीक ठाक अमाउंट में अभी वीडियोस पड़े हैं, तो बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं। हर एक वीडियो को देखिए आप, उसमें से हर एक वीडियो में से एक आध क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको हर पेपर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CIP, द CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज ए इनिशिएशन ऑफ। CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत की है RRF ने, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने, निस्केर ने, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय ने। तो देखिए, इसका दोस्तों आंसर होगा RRF। RRF की फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। CIP का फुल फॉर्म क्या है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। CATALOGUING, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई, किसी को पता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, जिसको क्या एस आर रंगनाथन जी ने किस नाम से बोला था? तो प्रीनेटल कैटलॉगिंग। तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, PRENATAL, और कैटलॉगिंग का तो कैटलॉगिंग हो गया। अब एक बात करते हैं, CIP का क्या बताया था मैंने? क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, और इसका है प्रीनेटल कैटलॉगिंग। प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पूर्व। CIP की अवधारणा दी थी वो थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और इसकी अवधारणा किसने दी है? हमारे माननीय SR रंगनाथन साहब ने। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने दी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। CIP की अवधारणा किसने दी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। CIP को इंडिया कौन यहाँ पे पब्लिश करता है? RRF। और CIP को प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसने कहा? तो SR रंगनाथन जी ने। इसका मतलब ये होता है, जो बुक पब्लिश होने वाली होती है उसके पहले ही उसका कैटलॉग जारी कर दिया जाता है, उसके पब्लिश होने से पहले, प्रकाशित होने से पहले ही। ठीक है, तो आंसर RRF हो गया इसका। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंटोलॉजी इज। ओंटोलॉजी क्या है? ओंटोलॉजी एक प्रलेखीय सेवा है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, या फिर एक अनुक्रमण सेवा है, एन इंडेक्सिंग मेथड, या फिर इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण, कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, ओंटोलॉजी क्या है? ओंटोलॉजी का मैं बता देता हूँ आपको। ओंटोलॉजी के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, ओंटोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस कर रखी है। इसका आंसर होगा सी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। ओंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नॉलेज है या कोई भी चीज़ें हैं, वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट फाइल्स, वेबसाइट्स, इनको जो क्लासीफाई करने के तरीका है उसको ओंटोलॉजी बोलते हैं। देखिए, ये थंबनेल है मेरे वीडियो का, अब ये देखेंगे आप वहाँ पे जाके तो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, RSS फीड क्या होती है, ओंटोलॉजी क्या होती है, OWL, वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज, ये भी पूछा जाता है। OWL की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो OWL की फुल फॉर्म होती है वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज। और तीसरा है SKOS, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम।
देखिए ये वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलन क्लासिफिकेशन विच नेमोनिक्स इज डिस्प्लेड in the use of digit 4 as a pathological disease, transport, hybrid, etc. कोलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेमिनल। कौन सा? ए। चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए नेमोनिक्स कितने टाइप के दे रखे हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, वर्बल नेमोनिक्स, शेड्यूल नेमोनिक्स, सेमिनल न्यूमोनिक्स और सिस्टमेटिक न्यूमोनिक्स। इनकी सबकी हम चर्चा करेंगे जब मैं रोज़ इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो के साथ साथ एक टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो डालूंगा, तो उनके अंदर हम कवर कर लेंगे, जिसमें आपकी थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द हायरार्की बेस्ड असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। ये दावा और कारण। द हायरार्की बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम हैव ए मेजर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेब, यानी वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। सही बात है। अब इसका रीजन सही है क्या, ये देखते हैं। द हॉटलिस्ट्स रिट्रीव्ड बाय रोबोट्स बेस्ड ऑन सर्च इंजन्स यूज द टेक्निक ऑफ रिलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स। रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसका रीजन ये नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा ए। ए इज ट्रू और बी इज आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका। जी चलिए आगे चलते हैं हम आगे। थर्ड स्टेप इन क्लासिफाइंग अ डॉक्यूमेंट एज गिवन बाय रंगनाथन इज, मतलब डॉक्यूमेंट को हम जब, अब क्वेश्चन एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है। थर्ड स्टेप कौन सा है? जब कोई भी डॉक्यूमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं या फिर वर्गीकृत करते हैं, तो तीसरा स्टेप कौन सा होता है? तो चलिए हम देखते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया है, देखें। ये इसका ट्रिक भी है। यहाँ से आर ले लो, यहाँ से ई के ए 3 बार सी भी दिया। आगे इसके बाद में भी एक और है, वो वेरिफिकेशन वाला होता है, स्टेप 8। तो थर्ड क्या होगा यहाँ पे? एनालाइज टाइटल। तो यही यहाँ पे आंसर है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? यहाँ से आर ई के ए रेखा ने 3 बार सी कॉल नंबर हो गया, और इसके नीचे एक और होता है, उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो वी हो गया। तो आर ई के ए, देखो स्टेप 0 से होता है, तो इसलिए यहाँ के वाला नहीं आएगा, कर्नल टाइटल नहीं आएगा, एनालाइज टाइटल आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट। अब जैसे कि पहले मैंने भी ये क्वेश्चन देखा था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे हिसाब से ये आंसर होता है, क्यों आर ई के, लेकिन क्या है, थर्ड स्टेप 3 पूछा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आंसर की देखी और आंसर की के हिसाब से स्टेप 3 आंसर है, इसलिए मैं आपको स्टेप 3 बता रहा हूँ, एनालाइज टाइटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो बौद्धिक संपदा होती है जैसे कि कॉपीराइट, किसी का वर्क होता है, कोई रिसर्च करता है तो उसका पेटेंट लेता है, डिज़ाइन कुछ, तो दूसरा बंदा उसकी डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, डेटा इंक्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क, डिजिटल वाटरमार्क। डिजिटल वाटरमार्क देखते हैं ना, जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें टेडी कर एक कुछ लिखा हुआ रहता है कि भाई ये इस कोचिंग का नोट्स है, तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है ना, वो यूनिकली इनकोडेड लाइसेंस, अनूठा एनकोडेड लाइसेंस, ये सारी चीज़ें। और प्लगइन्स, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लगइन्स। ये बौद्धिक संपदा को क्या नहीं करता है, सुरक्षित नहीं करता है। तो इनक्रिप्शन किया डाटा तो क्या हुआ कि वो किसी और को नहीं समझ आएगा, सिक्योर हो गया।
डिजिटल वाटरमार्क लगा दिया तो क्या ना वो पता रहेगा कि ये किसी और की कोई और अपने नाम से उसको यूज़ नहीं कर सकता है। और यूनिकली इनकोडेड ये भी इंक्रिप्शन से रिलेटेड हो गया, तो इसका लाइसेंस भी मिल गया उसको, तो ये बात भी हो गई। तो क्या है, चौथा है जो प्लगइन्स, ये इसका आंसर नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच द लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रिप्रोसेसिंग इज। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह की पहचान करती है। तो इसका आंसर होगा कैनन ऑफ सर्टेनेबिलिटी, निर्धायता का उपसूत्र, प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस, प्रासरण का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस, प्रबलता का उपसूत्र, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस को दोबारा से क्या भी बोल दे, अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। इसमें भी क्या बोला है, कार्यशील संग्रह को पुनः क्या करना है, रिप्रोसेस करना है, पुनः प्रक्रिया रिक्लासिफिकेशन करना है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अभी आप लोग याद रख लो, प्रासरण का सिद्धांत कब होता है, जब दोबारा से कुछ रिक्लासिफाई करना होता है या पुनः प्रक्रिया करनी होती है या पुनः वर्गीकृत करना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस या प्रासरण का सिद्धांत प्रयोग में लेते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज कॉइंड बाय। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किसके द्वारा दिया गया है, सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, HP लुहान, केल्विन मूर्स, मॉर्टिमर टोबे और डेरेक ऑस्टिन। तो इसका आंसर होगा केल्विन मूर्स के द्वारा। इसका एक और ये तो क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का अलग है, वो किसने प्रतिपादित किया वो भी आगे एक क्वेश्चन आएगा, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसका आंसर होगा केल्विन मूर्स, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What kind of subjects are formed by lamination mode of formation of subject? विषयों के बनने की एक प्रणाली परतीकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, सिंपल सब्जेक्ट साधारण विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट संयुक्त विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जटिल विषय, और नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लेमिनेशन हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट को हम अगर लेमिनेशन करवाते हैं तो आपको पता है हम परत दर परत चढ़ा देते हैं, तो वही प्रतिकरण यहाँ पे हो गया। तो इसका आंसर होगा कंपाउंड सब्जेक्ट संयुक्त विषय। आगे, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यानी सूचना अंतरण शब्द को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका आंसर होगा बीसमैन। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सूचना को प्रतिपादित वो अंतरण कर दे भाई, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दे, तो बोला ऐसे नहीं करूँगा, 20 में करूँगा, 20 रुपये चाहिए मुझे, तो कैसे करूँगा, 20 में करूँगा, तो 20 मैन याद रह जाएगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के 20 मैन लूँगा मैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम मुझे 20 आदमी चाहिए, डाटा है इसको एनालाइज करूँगा, उसके बाद मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगा, इसलिए 20 मैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन कॉलन क्लासिफिकेशन द टाइटल मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस कैन बी क्लासिफाइड एंड शार्पन्ड विद द हेल्प ऑफ। कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट डिवाइस के अनुसार, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस के अनुसार, क्लासिक डिवाइस के अनुसार और इन्यूमरेटिव डिवाइस के अनुसार। हिंदी में विषय युक्ति के अनुसार, वर्णानुक्रमित युक्ति के अनुसार, क्लासिक युक्ति के अनुसार या परिगमित युक्ति के अनुसार। तो इसका आंसर होगा विषय युक्ति यानी सब्जेक्ट डिवाइस के अनुसार। ये डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन तो आ गए, अभी 12 तक में हम 3 क्वेश्चन आ गए डिवाइसेस पे। एक तो स्टार्टिंग में था, फिर एक न्यूमोनिक्स से रिलेटेड आया था और एक ये आ गया सब्जेक्ट डिवाइस से रिलेटेड आ गया। अब 13वां क्वेश्चन है हाउ द कलेक्शन ऑफ अंडरसाइज्ड बुक इज मार्क्ड। देखिए अब
आप लोग क्या करते हो, जैसे कि अलमारी है, इसके अंदर सारी बुक्स तो एक साइज़ की होती नहीं है, एक सब्जेक्ट की, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी। तो अब क्या करोगे, इसके लिए अब एक बुक नंबर दिया है, बुक नंबर लिखते हैं हम बुक के ऊपर, और उसके ऊपर क्या करते हैं फिर कैटलॉग कार्ड पे कि हम उसको अंडरलाइन करते हैं कि देखो अब अंडर साइज बुक है तो अंडरलाइन करेंगे, और क्या नाम है ओवर साइज बुक है तो उस जो बुक नंबर है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुक नंबर है ये, है ना, पुस्तक संख्या है किसी पुस्तक की। अब उसको सारी एक जैसी नहीं है, कोई छोटी बुक है तो उसको बड़ी बुक्स के साथ तो रख नहीं सकते, उनको अंडर साइज्ड बुक को एक अलग तरफ से अलग जगह रखेंगे, तो हमें क्या पता रहेगा कि ये बुक उधर है। तो इसलिए हम उसको, अगर छोटी है अंडर साइज्ड बुक है तो उसको अंडरलाइन करके रख देते हैं, ओवर साइज्ड बुक है तो उसको ऊपर रख देते हैं, और अगर वो बुक को क्या कर दिया है हमने, राइट ऑफ कर दिया है, वो फट गई है, या उसको क्या किया है हम, निष्कासित कर दिया हमारी लाइब्रेरी से, या चोरी हो गया, तो उसको सर्कल करके रख देते हैं उस बुक नंबर को। ये ऐसा कुछ होता है, तो मैं एक मेरे चैनल के ऊपर आप शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको, या फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर शामिल कर दूंगा बुक नंबर क्या होता है। LFYA ऐसे करके एक फॉर्मूला है बड़ा, 8 डिजिट का, वो याद करना होगा, और उसके बाद में हम कहाँ क्या करते हैं, बहुत ईजी है, आपको एक बार देखोगे आप वीडियो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा बी, अंडरलाइन। बुक ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप इज नोन एज, अज्ञात या संदिग्ध लेखत्व की पुस्तकों को कहा जाता है एपोग्राफ, इनक्यूनाबुला, एपोक्रेफल बुक, या फिर ब्लू बुक। इनमें क्या कहा जाता है, तो देखो जो भी बुक है उसका राइटर या जिसने लिखा है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो तो उसको बोलते हैं सी, एपोक्राइफल पुस्तक या एपोक्राइफल बुक। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है हमारे देश की, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TKDL, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसको किस किस ने बनाया है, ये आंसर है, कौन इसका देख रेख करता है, तो CSIR और आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाता है, संभाला जाता है, ये मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू AACR2R, इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इज टू बी शोन विद इन। AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत के प्राप्त सूचना को निम्नलिखित में से दर्शाया जाता है, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्टक, पैरेंथेसिस छोटा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, या फिर एंगल ब्रैकेट कोण कोष्टक। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन ली जाती है तो AACR2R का हमने क्या किया, आप लोगों को याद होगा हम कैटलॉगिंग करके आए हैं, तो ये कैटलॉग कार्ड होता है हमारा। तो इसके अंदर अगर हम बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको क्या किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वर्क ऑफ प्लेसिंग द बुक्स एट द राइट प्लेस विच वर मिसप्लेस्ड बाय द रीडर्स एट इम्प्रॉपर शेल्फ्स इज नोन एज, उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य कहलाता है शेल्विंग, निधानी नियतन, स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भंडार सत्यापन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन यानी निदानी परिशोधन, स्टॉक शिफ्टिंग यानी भंडार स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, अब लाइब्रेरी में गए कोई यूज़र, कोई ज़रूरी नहीं है उसको वहाँ के क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग के बारे में नॉलेज हो, नहीं होगा उसको नॉलेज, तो क्या किया जाएगा वहाँ पे कि वो कोई भी बुक उठा के कोई भी सेल्फ में कोई भी अलमारी के अंदर रख देगा, तो उसको वहाँ से निकाल के आप सही जगह रखोगे तो उसको बोला जाता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। सेल्फ रेक्टिफिकेशन यानी निधानी परिशोधन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी।
तो अगला क्वेश्चन है, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन है, किसका है? ILA का, इंडियन लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में। IATLIS का मतलब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड लाइब्रेरी, टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आईटीएस RRLF है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और चौथा है आइजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन है, किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो ये है RRLF का। ठीक है, ग्रंथाना याद रखिएगा किसका है? RRLF का। INB फर्स्ट अपीयर्ड इन। INB क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। तो ये सबसे पहली बार अस्तित्व में आई थी 1957 से। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है इसके अंदर? तो बिब्लियोग्राफी होती है कि देश के अंदर ये बुक्स पब्लिश हुई, उसकी एक ये ईयरली एक बुक्स जैसी सब वो होती है, पब्लिश होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की एक सेक्शन है वो करता है इसको। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1957 में ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। द वर्ड अचीव्स इज मोस्ट रिलेवेंट टू। शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियल से यानी ऐतिहासिक सामग्री से, नेशनल बिब्लियोग्राफी से यानी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से, फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क प्रभार से, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य से। अभिलेखागार यानी अर्चीव्स, तो मतलब हम किसको अभिलेखागार में क्या रखते हैं? पुरानी चीज़ों को रखते हैं ना, हिस्टोरिकल चीज़ों को। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस से ही हो जाता है ये आंसर। तो हिस्टोरिकल मटेरियल यानी ऐतिहासिक सामग्री से। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी जोन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एन एरे बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 4, 5, 6, 8। बताइए दोस्तों। वो है ना बायस, जनरल, टूल, जो लास्ट में 7th एडिशन में ऐड किया गया था, ये सारी कंपैरिजन ये वाले पूछे हैं। तो कितने हैं इसमें? 5। देखो SR रंगनाथन जी ने 5 कराए थे, लेकिन छठा कब आया था? 7th एडिशन में जोड़ा गया था टूल। ये भी पूछा जा सकता है अगली बार। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन इज। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एरिक डे ग्रोलियर, बारबरा कायल, WC बर्बरिक, सेयर्स और SR रंगनाथन। तो इसके ऑथर कौन है? किसने लिखी है पुस्तक? स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन। तो इसके राइटर हैं एरिक डे ग्रोलियर। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड टू अरेंज डॉक्यूमेंट्स बाय सब्जेक्ट टू फॉर्म और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ऐसे वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम में के अनुसार प्रलेखों को संयोजन किया जाता है कहलाता है नॉलेज क्लासिफिकेशन, बुक क्लासिफिकेशन, बोथ A एंड B और कंटेंट्स क्लासिफिकेशन। ऑप्शंस हिंदी में सुन लीजिए। ज्ञान वर्गीकरण, पुस्तक वर्गीकरण, दोनों A एवं B, कंटेंट्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा C, बोथ A एंड B। मार्क कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी क्लासिफिकेशन इज नोन एज। डेवी डेसिमल
क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन डेवी के नाम से, वर्चुअल डेवी के नाम से, वेब डेवी के नाम से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को बोला जाता है सी यानी वेब डेवी के नाम से। ठीक है, ये आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेते हैं, आगे के हम पार्ट 2 में करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालाइज करके ऐसे ही सोल्व करना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।